एपिसोड 49। मुझे तुमसे डर लग रहा है। बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुंचते ही ब्लैक यूनिफॉर्म बॉडीगार्ड ने अनन्या का रास्ता रोक लिया और बड़े ही तहजीब के साथ कहा, मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। अनन्या ने पहले उन्हें देखा, फिर सीढ़ियों को। वो जानती थी कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। इसका फायदा उठाते हुए वो बोली, लेकिन मुझे अंदर जाना है। और यह कहते ही वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगी। बॉडीगार्ड ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अनन्या की बात सच थी। वो उसे हाथ नहीं लगा सकते थे। ऐसे में बिना उसको पकड़कर रोकना इम्पॉसिबल था। हालांकि अनन्या जब भी अरशद के साथ कहीं बाहर जाती थी तो कुछ फीमेल बॉडीगार्ड हमेशा उनके साथ होते थे। जो कि यह उन्हीं का घर था, इसलिए वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। दोनों बॉडीगार्ड ने परेशान होकर एक दूसरे को देखा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उन दोनों के साथ क्या हो सकता था, इसका अंदाजा सिर्फ वो दोनों ही लगा सकते थे। अनन्या अभी बेसमेंट के कॉरिडोर में पहुंची ही थी कि एक और चीख के साथ उसके कदम थम गए। ऐसा लग रहा था यह चीख पहले वाले से भी ज्यादा दर्दनाक थी। कि अरशद ने यहाँ किसी को कैद करके रखा है, अनन्या ने सोचा और धीरे धीरे उस तरफ जाने लगी जहाँ से ये आवाज़ें आई थी। और फाइनली वो वहां पर पहुंच गई। दरवाजा पहले से खुला था। उसने अंदर देखा तो एक बड़ा सा हॉल था। हॉल के दूसरी छोर में अरशद पर उसकी नाराज जाकर रुक गई। उसके हाथ में खून से लथपथ चाकू देख एक पल के लिए अनन्या का दिल धक से रह गया। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। अरशद किसी को मार नहीं सकता। जरूर यह कोई बुरा सपना होगा। उसने जोर से अपना सिर झटका, लेकिन यह सपना नहीं था। अरशद के हाथ में अभी भी खून से लथपथ एक बड़ा सा चाकू था। उसमें से खून की बूंदें लगातार फर्श पर टपक रही थी। वहीं डैनियल और रघुवीर के फेस पर एक डरा देने वाली स्माइल थी। अनन्या को लगा वो उन तीनों को पहली बार देख रही थी। वो सालों से उनके साथ थी और वो अच्छे से जानती थी अरशद और उससे जुड़े लोग कोई मामूली लोग नहीं है। उसने हमेशा ही लोगों को अरशद के सामने झुकते हुए देखा था। उसे हमेशा से लगता था यह सब अरशद की मेहनत और उसके ओहदे का नतीजा था, लेकिन नहीं, यह सब सिर्फ उसके अमीर होने से नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अरशद एक डेविल था, एक बेरहम डेविल। तीनों आदमियों में से एक आदमी खून से लथपथ फर्श पर गिर पड़ा और दर्द से कराह रहा था। वहीं बाकी दोनों की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। अरशद ने चाकू को देखा। उसके एक्सप्रेशन डार्क थे। इससे वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसने कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? उसने एक एक शब्द गुस्से से चबाते हुए कहा, मगर वो दोनों अब भी चुप रहे, क्योंकि यह मामला अनन्या से जुड़ा था और पूरी एक रात बीत चुकी थी। उसके आदमी उन तीनों के मुंह से सच उगलवाने में नाकामयाब थे। इसलिए अरशद ने खुद इस मामले को सोल्व करने का सोचा। उन्हें कुछ ना कहता देख अरशद के फेस पर स्माइल आ गई। वो उन तीनों से इम्प्रेस था। ऐसा बहुत कम होता था जब कोई इंसान अपने मालिक के प्रति वफादार हो, क्योंकि यह उसके आदमी नहीं थे और उन्होंने अनन्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अरशद को उनसे कोई हमदर्दी नहीं हुई। वो हल्का झुका और अचानक से उसने चाकू दूसरे आदमी की आंख में घुसा दिया। दो दिल दहलने वाली चीख हॉल में गूंजी, एक उस आदमी की और दूसरी अनन्या की। डैनियल, रघुवीर और उनके साथ मौजूद उनके सभी बॉडीगार्ड को इसका अंदाजा नहीं था। सबने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। वहां अनन्या को देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। बेसमेंट के दरवाजे पर पहरा दे रहे बॉडीगार्ड अनन्या की चीख सुनकर वहां आ गई और वहां का नजारा देख वो कुछ भी कहने में असमर्थ थे। अरशद ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में जो हैवानियत थी वो अचानक से गायब हो गई। अनन्या ने उस आदमी को देखा। उसकी आंखों में अभी भी चाकू था और लगातार खून बाहर आ रहा था। वो दर्द से छटपटा रहा था। अनजाने में अनन्या के कदम उस तरफ बढ़ने लगे। किसी ने उसे नहीं रोका। वो चलते हुए अरशद के बहुत करीब आ गई। उन आदमियों को देखते हुए उसके हाथ ऊपर को उठे। उनकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी कांपती जुबान से कुछ बोलना चाहा, यह और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। सबने एक गहरी सांस ली और अरशद को देखा, जिसकी नज़र एकटक अनन्या पर थी, मगर उसके कदम अभी भी अपनी जगह पर थे। अगर वो चाहता तो उसे गिरने से रोक सकता था, मगर वो नहीं हिला और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। डैनियल उसके पास आया और कहा, बॉस, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही अरशद ने उसे हाथ दिखाकर चुप करा दिया।
वो आगे बढ़ा और अनन्या को अपनी बाहों में उठाकर वहां से चला गया। डेनियल ने दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड को देखा और उन पर चिल्लाते हुए बोला, जब वो अंदर आई तो तुम सब कहाँ मर रहे थे? उनमें से एक बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। रघुवीर ने कहा, नहीं रुकी से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही थी तो तुम कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते थे, या वो भी करना नहीं आता? बॉडीगार्ड ने अपने सिर झुका लिए। रघुवीर ने डेनियल से कहा, मुझे सच में नहीं लगा था वो यहाँ आ जाएगी। तो डेनियल बोला, इसमें लगने जैसा कुछ नहीं है, वो जरूर इन सालों की चीख सुनकर आई होगी। खैर छोड़ो, यह सब जो होना था हो चुका है, अब हमें इस अधूरे काम को आगे कंटिन्यू करना होगा। इस पर रघुवीर हंसते हुए बोला, ठीक है तो आगे बढ़ो और चाकू उसकी आंख से निकालो। डेनियल ने यह सुना और घूरकर रघुवीर को देखा और एक आह भरते हुए बोला, मुझे लगता है इस काम के लिए हमें मुन्ना को यहाँ बुलाना होगा। और यह कहते ही दोनों हंसने लगे। उन्हें उन आदमियों से कोई हमदर्दी नहीं थी, ऊपर से वो इस सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे थे। सच में इस वक्त वो सब इंसान नहीं, नर्क से भेजे जल्लाद लग रहे थे। रघुवीर ने उबासी ली और तीसरे आदमी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा और टॉर्चर करके जंगली कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता यह कुछ बताने वाला है। डेनियल ने यह सुना और उस आदमी को देखा जो इस वक्त काफी डरा हुआ था और बार बार अपने साथी की आंखों की ओर देख रहा था। उसने कहा, ठीक है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इसकी हालत भी इसके साथियों जैसी कर देता हूँ। उसके बाद तीनों को एक साथ कुत्तों के आगे डाल देंगे। उस आदमी ने यह सुना और उसकी रूह कांप उठी। उसके अंदर अपने दोनों साथियों जितनी हिम्मत नहीं थी। वो जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। दूसरी तरफ हर्षद ने अनन्या को बेड पर लिटाया और उसके माथे को छूने के लिए उसने अपना हाथ उठाया और रुक गया। अपने हाथों को देखते हुए उसे खुद से घिन महसूस हुई। आखिरकार वो क्या कर रहा था? उसने अपने हाथों को देखा और उसे खुद पर गुस्सा आया। वो अपने गंदे हाथों से उसे छूने जा रहा था। वो ऐसे कैसे कर सकता था? अरशद वहां और नहीं रुका और वॉशरूम में चला गया। उसने शावर लिया और बाथरोब पहनकर बाहर आया। उसने देखा अनन्या उठ चुकी थी और बेड पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी थी। उसके पास जाते हुए उसके प्यार से उसके गालों पर हाथ रखा और पूछा, आन्या, आर यू ओके? अनन्या ने उसे देखा और एकदम से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने जल्दी से अरशद का हाथ खुद से दूर किया और कहा, मुझे मत छुओ। आन्या, अरशद ने कुछ कहना चाहा मगर अनन्या उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। बेड से उतरकर वो कमरे से बाहर जाने लगी कि एकदम से अरशद उसके सामने आ गया। उसने कहा, आन्या, मेरी बात तो सुनो। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहाँ डर लग रहा है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। अरशद ने यह सुना और उसे बहुत बुरा लगा। उसे उससे डर लग रहा था? हाँ, उसे उससे डर लग रहा था। तो क्या वो उसे छोड़कर जाने के बारे में सोच रही थी? इस एक ख्याल से उसकी आंखें फिर से भयानक होने लगी। उसने गुस्से में लात मारकर दरवाजे को बंद कर दिया। यह देखकर अनन्या डर से कांप उठी। अगले ही पल अरशद ने उसकी बाजू पकड़ ली और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो क्या तुम यहाँ से जाना है? अनन्या की आंखें अरशद के चेहरे पर टिकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, फिर भी वो हैरान होकर अरशद को देख रही थी। अरशद ने आगे कहा, तुम्हें यहाँ से जाना है? मुझे छोड़कर जाना है? क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने? क्या किया? किसी को लगभग जान से मार देने के बाद वो पूछ रहा था, क्या किया? अनन्या ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। उसने कितनी आसानी से यह कह दिया था। उसने एक झटके में अरशद को पीछे धकेल दिया और वो पीछे भी हो गई। उसके अंदर इतनी ताकत आई कहाँ से? अरशद ने मुस्कुराकर उसे देखा। कुछ देर पहले उसे उससे डर लग रहा था और अभी वो उस पर गुस्सा कर रही थी। अनन्या आगे बढ़ी और बोली, तुमने लगभग उस आदमी को मार दिया और अभी भी यह बोल रहे हो कि तुमने क्या किया है? तुम इंसान नहीं, जल्लाद हो। मैं तुम्हारे साथ। साइलेंस। वो आगे नहीं बोल पाई। उसकी आवाज़ फिर से चली गई थी। एक तेज दर्द महसूस करते ही उसने अपने गले पर हाथ रख लिया। एक बार फिर वो इस बारे में भूल चुकी थी। अरशद ने यह देखा और बहुत परेशान हो गया। तुम ठीक हो? तुमने किसने कहा था इतना बोलने को? यह कहने के साथ ही उसने अपनी बाहों में उठा लिया
और बेड पर बिठाते हुए उसने मेड को गुनगुना पानी लाने को कहा। उसे खुद की परवाह करता देख अनन्या को रियलाइज हुआ वो कभी भी उसके बिना रह नहीं सकती थी, लेकिन अभी वो उससे नाराज थी। उसके पास कोई हक नहीं था वो दूसरों को इतनी बुरी तरह टॉर्चर करे। ऐसे में वो आदमी तो मर जाएगा, फिर उसके परिवार का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा? बिना माँ बाप के जिंदगी कैसी होती है, यह दर्द सिर्फ एक अनाथ बच्चे को पता है। उसने फिर से अरशद को धक्का दिया और खुद ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। अरशद ने हैरान होकर उस लड़की को देखा। वो अभी भी उसके साथ मिसबिहेव कर रही थी। और कुछ देर पहले क्या बोला था उसने? उसे उससे डर लग रहा है। अरशद ने लाचार होकर सिर हिलाया। वो ही पागल था जो इसकी इतनी परवाह करता था। तभी दरवाजे पर नॉक करते हुए एक मेड ने कहा, सर, पानी। अरशद ने बंद दरवाजे को देखा और जाकर दरवाजा खोला। उसने मेड से पानी लिया और वापस रूम में आते हुए बोला, अनन्या, उठो और अपनी मेडिसिन लो। अनन्या ने उसे इग्नोर किया। यह देख अरशद ने एक बार फिर कहा, अनन्या, मुझे पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा है। यह सुनते ही वो जल्दी से उठ गई। उसने गर्म पानी के साथ मेडिसिन ली और वापस ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। अरशद उसे देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। एक बार फिर दरवाजे पर नॉक हुआ और डैनियल की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई, बॉस। अरशद ने अनन्या को देखा जिसने खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया था और कुछ सोचते हुए वो बाहर चला गया। दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनकर अनन्या ने ब्लैंकेट हटा दिया और उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो एकटक बंद दरवाजे को देख रही थी। उसके जहन में अभी भी कुछ देर पहले का सीन चल रहा था जब उसने कहा था उसे उससे डर लग रहा है। तो यह झूठ नहीं था, उसे सच में उससे डर लग रहा था। वो बस अरशद से कभी नफरत नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही थी। क्या पता कुछ समय उसे ना देखने से उसने आज जो देखा वो सब भूल जाए। अरशद एक बार फिर बेसमेंट के हॉल में था। उसके सामने बैठे आदमी ने उसे सब सच बता दिया था। सब सुनने के बाद अरशद ने कहा, इसे छोड़ दो। वो आदमी खुश होकर एक बार अरशद को धन्यवाद करने लगा, लेकिन वो एक बात भूल गया था, गद्दारी की सज़ा हमेशा मौत होती है। अरशद ने उसे सिर्फ इसलिए आज़ाद किया क्योंकि वो जानता था उसकी ज़िंदगी बस कुछ दिनों की है और उसे आज़ाद करके वो अपने दुश्मन को भी वॉर्न कर रहा था। बहुत हिम्मत के साथ डैनियल ने अरशद से पूछा, बॉस, अनन्या वो कैसी है? अरशद ने कहा, तुम उससे मिल सकते हो। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। डैनियल ने रघुवीर को देखा और पूछा, क्या वो हमसे भी नाराज़ होगी? रघुवीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जरूर, अगर वो हमें अपना मानती होगी तो जरूर नाराज़ होगी। डैनियल इंडियन नहीं था। उसकी परवरिश एक अलग माहौल में हुई थी। इंग्लिश, हिंदी के साथ उसे और भी बहुत सी लैंग्वेज आती थी। वो जहाँ भी जाता बहुत जल्द ही खुद को इस माहौल में डाल लेता, मगर उसे सच में इंडिया के लोग ज़्यादा समझ में नहीं आते थे, खासकर लड़कियाँ। हालांकि उसे इन सब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस अपने काम से मतलब था। लेकिन अनन्या की बात अलग थी। उसने चिंता के साथ पूछा, तो इसका मतलब अगर वो हमसे नाराज़ नहीं हुई तो वो हमें अपना नहीं मानती होगी? उसे देखते हुए रघुवीर का मन जोर जोर से हंसने का कर रहा था। उसने डैनियल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा। वो हमसे जरूर नाराज़ होगी। आफ्टर ऑल हम उसके भाई जैसे हैं।